जैसा कि हम अभी तक पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने फिजिकल वर्ड में भी मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, थोड़ा सा बताया था ना। यस सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा फिजिकल वर्ड में भी बताया था। अभी भी हम क्या करेंगे, ओनली लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ओनली ये पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे प्लास्टिक कोलिजन। ओनली हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे कि दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक होगा या परफेक्टली प्लास्टिक होगा, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओनली ऑन न एनर्जी के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम ये सारी चीजें डिटेल में कब पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी और पावर वाले चैप्टर, वर्क एनर्जी और पावर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि हमारा कोई दो ऑब्जेक्ट अगर आमने सामने से आ रहे हैं या साथ में जा रहे हैं, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन आपका मोमेंटम क्या होता है, सेम रहता है, या फिर टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही होता है ना। यस जैसे कि ये आपकी फर्स्ट बॉल है, ये मान लो वन बॉल है, और ये आपकी सेकंड बॉल है। तो फर्स्ट बॉल का मास अगर m1 v1 है, मास और वेलोसिटी, और सेकंड बॉल का है m2 v2, और इनके टकराने के बाद में उनकी वेलोसिटी और मास हो जाते हैं, मास तो सेम रहेंगे, वेलोसिटी हो जाती है m v1, वन बॉल की हो जाती है v1 डैश, टू बॉल की हो जाती है v2 डैश। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टोटल मोमेंटम इनिशियल और टोटल मोमेंटम आपका फाइनल दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। मतलब पहली बॉल का इनिशियल मोमेंटम प्लस सेकंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम होगा इक्वल टू होगा पहली बॉल का फाइनल मोमेंटम, फर्स्ट बॉल का प्लस सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम। क्लियर है इतना। यस देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू एम वी था कि नहीं था। यस पहली बॉल का मास क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। भाई पहली बॉल का मास और वेलोसिटी ये है, दूसरी बॉल की मास और वेलोसिटी ये है, इक्वल टू अब क्या है m1 इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v1 डैश हो गई है फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की, प्लस सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी m2 v2 डैश। क्या ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने, यस सर। समझ में आया आपको। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 डैश m v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। क्लियर है। यस सर। अब इसी पे बेस कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में, चलो देखा होगा, रियल लाइफ में शायद ना देखा हो, कि जब हम शूटर शूट करता है तो उसके ऊपर गन एक बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाती है, जैसे आपको इधर दिख रहा है। इस ये जो गन है क्या इस पर्सन के कंधे को पीछे की तरफ धकेल रही है कि धकेल रही है, धकेल यस रही है सर। ना। क्यों धकेल रही है, क्योंकि देखो इस गन से एक बुलेट निकल रही है आगे की तरफ। इनिशियली जब बुलेट और ये पर्सन रेस्ट पे थे, दोनों रेस्ट पे थे, तब इनका इनिशियल मोमेंटम क्या था, जब दोनों रेस्ट पे थे टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या था आपका, जीरो। क्योंकि देखो वेलोसिटी दोनों की जीरो थी ना, अगर दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम दोनों का जीरो होगा, होगा कि नहीं। यस अरे होगा ना। अब देखो जब गन में से बुलेट निकल के गई, गन में से आपकी बुलेट निकल के गई, तो क्या वो कुछ मोमेंटम लेके गई होगी, क्योंकि उसका कुछ मास होगा कुछ वेलोसिटी होगी, होगा कि नहीं। यस सर। तो जब ये बॉल गई, वो बुलेट गई, तो क्या गन को पीछे की तरफ धकेलेगी, बुलेट जब आगे की तरफ मोमेंटम लेगी तो कहीं से उसको मोमेंटम मिलेगा भी तो सही, भाई कहीं से लेगी भी तो मोमेंटम। तो कहां से लेती है वो मोमेंटम, गन से लेती है। बुलेट आगे की तरफ जाती है तो गन को पीछे की तरफ मोमेंटम देके जाती है, गन को पीछे की तरफ मोमेंटम देके जाती है। फॉर जैसे कि मान लो आपका इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम आपका क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, फाइनली मान लो बुलेट की
गन की वेलोसिटी थी, मास था mg, और गन की वेलोसिटी थी बैकवर्ड डायरेक्शन में vg, प्लस बुलेट का मास था mv, और बुलेट की वेलोसिटी थी vb। क्या टोटल मोमेंटम ये हो जाएगा फाइनल? होगा कि नहीं? Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम होना चाहिए? होना चाहिए कि Yes, नहीं? sir. तो आपका क्या होगा? टोटल इनिशियल पी आई इक्वल टू, वो सॉरी पी एफ इक्वल टू क्या करेंगे, पी आई कर देंगे। अब पी एफ क्या है आपका, एम जी वी जी प्लस एम बी वी जी, और पी आई क्या आपका 0 है। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ गन निकालोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ गन निकालोगे, तो क्या ये जब इधर जाएगा, क्या ये माइनस का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यस सर। Yes, माइनस का होगा तो आपका वीजी क्या आ जाएगा, माइनस के एम वी वी बी अपॉन एम जी। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि अगर आपकी जो गन थी, वो सॉरी बुलेट थी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो जो आपकी गन होगी वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। yes, टोटल sir. मोमेंटम आपका कांस्टेंट है, अभी भी टोटल मोमेंटम आपका कंजर्व्ड है। सेम टू सेम होता है आपका रॉकेट्स में। जैसे दिवाली पे आप रॉकेट लेके आते हो, तो आप उसको रखते हो, तो क्या उसके पीछे एक सुतली टाइप की होती है, उसमें आग लगाते हो। उसके आग लगने के बाद में क्या उस रॉकेट के पीछे से हैवी गैस निकलती है? निकलती है कि नहीं? हैवी आग, आग के साथ में निकलती है ना। यस Yes, सर। sir. दिवाली के टाइम पे अगर आपको याद हो, तो उसके पीछे से गैस टाइप गैस निकलती है, आग से निकलती है। तो क्या वो गैस कुछ मोमेंटम लेके निकलती है पीछे की तरफ? निकलती है कि नहीं यस मोमेंटम? Yes, sir. तो मोमेंटम लेके निकलती है, तो उसी का वो मोमेंटम कहां से लेके निकलती है? रॉकेट से। तो अपना जो अपोजिट मोमेंटम होता है, रिएक्शन मोमेंटम बोलते हैं जिसको हम, रिएक्टिव मोमेंटम किसको दे देती है? रॉकेट को दे देती है, जिसकी वजह से आपकी रॉकेट मूव करने लग जाती है आसमान में। जैसे आपने मूवी टीवी में देखा होगा, रॉकेटरी मूवी देखी हो, या फिर न्यूज में देखा होगा, इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, इसरो ने पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल से कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, तो आप उसकी वीडियो न्यूज चैनल में देखते होगे। जो रॉकेट आपका वर्टिकली खड़ा होता है, उसके नीचे आग जलती है, बहुत तेज की तेज रफ्तार से उसके पीछे से आग फेंकता है। तो उस जो आग फेंकता है वो कुछ मोमेंटम लेके गैस निकलती है, उसके मोमेंटम, रिएक्टिव मोमेंटम की वजह से वो रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। सिमिलर टू न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो ऐसा ही था, एक्शन रिएक्शन का मोमेंट लॉ था कि नहीं? Yes, यस सर। sir. सेम टू सेम उसी की तरह हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी फॉलो करता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? यस Yes, सर। sir. अगर हुआ तो ये क्वेश्चन करो जरा। इसके लिए आपको 2 मिनट देता हूं मैं, ओनली 2 मिनट्स। A bullet of 500 grams leave gun with velocity 30 meter per second. Ratio of momentum of bullet to the gun is। वैसे आप अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका, तो आपको 1 सेकंड लगनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैंने 2 मिनट फिर भी दिए आपको, 1 सेकंड लगनी चाहिए आपको, क्योंकि इसकी में पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर 1:1 होगी। 1:1। तो बेटा थोड़ा सा मिस्टेक किए हो आप, आंसर 1:1 ही होगा, बट माइनस के होगा। देखो, यस सर। इनिशियली गन आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी, यस सर। और बुलेट वो सॉरी गन बुलेट आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी, तो गन किधर जाएगी? नेगेटिव एक्स। नेगेटिव। जैसे आपकी मान लो ये कोई बैरल है उसका, ये मान लो गन है, ठीक है। यहां से कोई बुलेट निकली इस डायरेक्शन में किसी मोमेंटम से, मान लो 10 मोमेंटम था, मैंने मान लिया 10 मोमेंटम था, 10 न्यूटन सेकेंड मान लिया मैंने, ठीक है। अब सिंपल यूनिट में ले लेते हैं, केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें एमवी पता है ना मोमेंटम का, एमवी ज्यादा याद रहता है, जी ज्यादा सिंपल यूनिट रहती है। एम का मास केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो क्या अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में गन के ऊपर भी सेम मोमेंटम 10 का देगा?
10 kg मीटर पर सेकंड देगा कि नहीं? Yes. Yes, हम sir. यहाँ पर शो कर रहे हैं कि अगर मैं मोमेंटम को लिखूं कि मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या है मेरा 10 kg मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं मोमेंटम ऑफ गन लिखूंगा तो क्या आएगा माइनस के 10 kg मीटर पर सेकेंड, होगा कि नहीं? Yes. अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब दोनों का रेशियो निकालोगे मोमेंटम ऑफ बुलेट अपॉन मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय माइनस के 10। ये मैंने 10 सिर्फ नंबर ले लिया एग्जांपल के लिए, मोमेंटम कुछ और होगा। जैसे आप निकालोगे अगर मोमेंटम अगर बुलेट का निकालोगे यहां से तो ये 500 ग्राम है, वो सॉरी 50 ग्राम है, तो 0.5 kg हो जाएगा ये। Yes. 0.5 इंटू 30 वेलोसिटी है तो कितना होगा इसका 15 kg मीटर पर सेकंड होगा एक्चुअली में। लेकिन आप कुछ भी ले लो 15 ले लो, चलो 15 ले लो, यहाँ पे 15 है तो ये 15 होगा, ये 15 होगा तो यहाँ पे ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा, ये 15 होगा तो यहाँ पे भी 15 होगा। ओवरऑल कट के एक ही आना है, 1 ही आना है। तो रेशियो क्या आएगा, या तो -1 बोल दो या फिर बोल दो -1:1। क्लियर है कि नहीं? Yes, Yes. sir. मैंने आपसे ये क्यों बोला था कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट होता कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिमाग में, तो उसने पूछा है रेशियो ऑफ मोमेंटम बुलेट टू गन, बुलेट टू गन। भाई जितना मोमेंटम गन बुलेट लेके निकलेगी उतना ही ना गन पे होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दोनों इक्वल होंगे तो रेशियो तो 1 ही आना है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस के आएगा, तो इसलिए -1 रेशियो हो जाता। सेम टू सेम इस क्वेश्चन को अप्लाई करो, जा करो। इस क्वेश्चन को लिए आपको मैं देता हूं मैं 3 मिनट, करो फास्ट। Two bodies of mass m and 3m moving with velocity 3v and v respectively along the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में है, and collide with each other. After collision they stick together and move with velocity v। यानी कि हमें दे रखा है टू बॉडीज है, मान लो m1 दे रखा है आपको कितना m, और m2 कितना दे रखा है 3m। मान लो 1 बॉडी थी, एक 2 बॉडी थी। फर्स्ट बॉडी का मास था m2, सेकंड बॉडी का मास था 3m, और फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। मान लो एक फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 3v, और सेकंड वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है v। अब जब कोलिजन दोनों टकराती हैं तो दोनों टकराने के बाद क्या हो जाता है कंबाइंड हो जाती है। क्या टोटल मास जो टकराने के बाद में होगा कैपिटल M, क्या वो m1 + m2 होगा? Yes. होगा कि नहीं? तो ये m1 + m2 क्या आ जाएगा 4m हो जाएगा, यानी कि कैपिटल M कितना हो गया 4m हो गया फाइनल। और की फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी आपकी v दी हुई है। तो क्या मैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम PI = PF लगा सकता हूं, लगा सकता हूं ना? Yes. तो P1I यानी कि फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, भाई टोटल फाइनल मोमेंटम। फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू कैपिटल M इंटू v होगा इसका फाइनल मोमेंटम, होगा कि नहीं? Yes. अब देखो m1 क्या है m है, v1 क्या है 3, v1 है 3v है, प्लस m2 क्या है 3m है, और v2 क्या है v है, इक्वल टू कैपिटल M क्या है 4m है, और v क्या है आपका कैपिटल V है वो। तो अब देखोगे आप m से m कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं Yes. है? तो m से m अगर कैंसिल हो रहा है तो ये क्या है 3v + 3v क्या 6v हो जाएगा, ये Yes. स्मॉल v है, स्मॉल v1 v2 ले लो चाहे इसको, हाँ vv है, स्मॉल v है वो कैपिटल V है, इक्वल टू 4 कैपिटल V। तो कैपिटल V क्या आ गया 6/4 स्मॉल v आ गया कि नहीं आ गया? Yes.
तो कैपिटल V क्या आ जाएगा, यहां से 2 से कैंसिल कर दो, 3/2, 3/2 स्मॉल v, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है सबको? Yes. अब इस क्वेश्चन को करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को करो। ये इसका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करो आप, मैं 3 मिनट ही दूंगा इसके लिए भी, लेकिन ये इस क्वेश्चन को और करो। हुआ किसी का? हम्म, हो रहा है या फिर मैं करवाऊं? बता दो कुछ, बताओ तो सही, कुछ हो रहा है या फिर मैं करवाऊं? हर्ष, Yes. हो रहा है या फिर मैं करवाऊं? सर कर रहा हूँ। ओके, करो करो। हो गया हर्ष? Yes. क्या है आंसर? सर 80 है। ओके, और किसी का आया? हर्ष के अलावा और किसी का आया क्या? महक का आया 40। ओके, महक के अलावा हर्ष और महक, 2 लोगों का आंसर आया है।
पल्लवी देवी का भी 80 आ गया। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, 2 का 80 और 1 का 40। चलो मैं ही कर पाता हूँ अब। देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ क्या है, 13 माइनस के 0.1 सेकेंड। ये आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। हमारा हमें हमें पता क्या है कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। होता है कि नहीं एक्सेलरेशन ये? यस सर। क्या मैं इसको यहाँ पे ds का मल्टीप्लीकेशन कर दूं और ds का डिवाइड कर दूं? यस सर। जब ds का मल्टीप्लाई किया और ds का डिवाइड किया तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt? लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। अब देखो ये क्या है, आपको दिख रहा हो तो ये क्या, ये वेलोसिटी। क्या ये वेलोसिटी है? तो क्या मैं इसको ये यस। लिखता हूँ, एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dv अपॉन ds? लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। जब यहां से ये लिखा तो देखो इस ds को इधर ले जाओ, ये क्या हुआ, a ds इक्वल टू v dv। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ds के टर्म। देखो हमने s के टर्म में क्यों लाए, एक्सेलरेशन के साथ में s इसलिए लाए क्योंकि एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमें s के टर्म में दिया है, इसीलिए हमने s का मल्टीप्लाई किया, ds का मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन को s के टर्म में लाना, एस के टर्म में दिया हुआ है, हमें टाइम के टर्म में लाना है, जो भी हमें आंसर निकाला। तो अब यहां पर देखोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे जैसे ही, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, क्या 13 माइनस के 0.1 s इंटू डी एस इक्वल टू वी डी वी। इंटीग्रेट कर दो दोनों को, इंटीग्रेट करेंगे, जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे देखो इनिशियली क्या था, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 100 मीटर, और आपका डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है तो 0 से 100 मीटर ले लिया हमने। तो और क्या दे रहा है, वेलोसिटी कहां से कहां तक जाएगी, वेलोसिटी कहां से कहां तक जाएगी हर्ष, वेलोसिटी की लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी? सर 0 to v। 0 से v, क्योंकि देखो इनिशियली अगर हम रेस्ट पे ले रहे हैं तो इनिशियली वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी मान लो v थी, फाइनल v थी मान लो। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 13s माइनस 0.1 s स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट क्या आएगी 0 से 100, होगा कि नहीं ये? यस सर। इक्वल टू इधर क्या आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहां पर लिमिट क्या आएगी 0 से v, होगा? यहां पे किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। और क्लियर है? बाकी लोग जिन्होंने कर लिया उनका तो क्लियर होगा ही, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग, उनके बारे में पूछ रहा हूं मैं, क्लियर है? यस सर। तो देखो यहाँ 13 है, 13 वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, 13 इंटू 100 माइनस 0.1 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये अपर लिमिट पुट की। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो दोनों में एस है, लोअर लिमिट में 0 है तो 0 ही आएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 1300 माइनस, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 500, इसको सॉल्व करेंगे तो 500 आएगा, और यहाँ पे क्या है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब 1300 में से आपका 500 जाएगा तो कितना बचेगा, 800। 800। तो v स्क्वायर कितना आ गया 800 इंटू 2, यानी कि v आपका आ गया अंडर रूट में 1600। तो 1600 किसका होता है, 40 मीटर पर सेकंड वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, 40 मीटर पर सेकंड। आपका वेलोसिटी आ गया कितना, 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड आया। उसने पूछा क्या है, मोमेंटम, पूछा क्या है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है आपका,
m इंटू v होता है कि नहीं? Yes, sir. और मास कितना दिया हुआ आपको 2 kg, और वेलोसिटी क्या है 40 हमने निकाली अभी, तो कितना आ गया 80 न्यूटन सेकेंड, या फिर बोल दो आप 80 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको कैसे आया ये? Yes, sir. हाँ क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं इसका माइंड मैप। जो न्यूटन के तीनों लॉज थे वो क्या थे एक्चुअली? देखो फर्स्ट लॉ, न्यूटन के 3 लॉ थे, न्यूटन के 3 लॉ थे, उसमें देखो फर्स्ट लॉ यहां से आया। फर्स्ट लॉ में क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते थे फर्स्ट लॉ को, बोलते थे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट लॉ के 2 तरीके थे। एक था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग में ही रहेगा, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एट रेस्ट, स्टे एट रेस्ट, तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। कब तक? अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही था फर्स्ट लॉ। Yes, sir. सिमिलरली हम सेकंड लॉ को भी देखें जरा, अगर सेकंड लॉ यहां से, सेकंड लॉ क्या है? F इक्वल टू एम ए था एक्सप्रेशन उसका, Yes, F इक्वल टू एम ए था, तो क्या मैंने आपको बताया था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था? एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था? मास के। आपको 2 ग्राफ भी मैंने बताए थे, अगर आपको याद हो तो, ऐसे करके F और E में एक ग्राफ बना था ऐसे करके, और मास और एक्सेलरेशन में भी एक ग्राफ बना था, मास और एक्सेलरेशन ऐसे करके। याद है आपको? yes, sir. Yes. ये आपका सेकंड लॉ रहा। सिमिलरली थर्ड लॉ भी होता है। थर्ड लॉ में क्या होता है? थर्ड लॉ आपका एक्शन रिएक्शन पेयर था कि नहीं? एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही था ना? Yes, इसका मतलब अगर आप एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो आपको रिएक्शन फोर्स किधर से मिलेगा? इधर से मिलेगा। जस्ट उसके अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स मिलेगा। ये आपके थे न्यूटन के तीनों लॉस का, मतलब माइंड में कैसे मैप करना है आपको, ये चीज क्लियर है? yes, Yes, sir. sir. अब आपका क्या हुआ? एनएलएम का हो गया एंड, एनएलएम आपका हो गया कंप्लीट इस स्लाइड के साथ में। अब आपका स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम तो है, अभी हमारे पास आधा घंटा है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद में क्या? फ्रिक्शन चैप्टर। अभी जस्ट ये वाली स्लाइड आपके सामने से हटा रहा हूं मैं, और आपके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. आप देखते हैं फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन क्या होता है? सर बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होता है जो दो बॉडीज के बीच में काम करता है रिलेटिव मोशन में जो। हाँ, हमारा फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? जैसे कि कोई दो बॉडीज रिलेटिव मोशन में हो, या फिर रिलेटिव मोशन करने का ट्राई कर रही। जरूरी नहीं कि बॉडी रिलेटिव मोशन में हो ही, रिलेटिव मोशन का ट्राई भी कर रही हो, तब भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि आप एक कार खड़ी हुई है, कार को धक्का मार रहे हो अकेले, अकेले किसी कार को धक्का मार रहे हो, क्या वो आप अकेले उस कार को मूव करा सकते हो? हैवी कार है, क्या मूव करा सकते हो? नो सर। No, sir. नहीं करा सकते हो। लेकिन आप मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए जो कार की उसके टायर्स के बीच में और ग्राउंड के टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा।
तो आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि रिलेटिव मोशन हो रही है तभी फ्रिक्शन फोर्स लगे। रिलेटिव मोशन हो रही है या फिर होने का ट्राई कर रही है, होने का ट्राई कर रही हो तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। वो डिपेंड करता है कि जब हो रही होती है वो रिलेटिव मोशन तब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रही होती तब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम फ्रिक्शन को देखते हैं जस्ट। आप फर्स्ट एग्जांपल इसको देखो, ये जो गिलहरी आपको दिख रही है, गिलहरी टाइप का, ये देख रहे हो आप, जब ऊपर चढ़ रही है क्या ये पेड़ खुरद रहा है इसी वजह से ऊपर चढ़ पा रही है? यस क्या फ्रिक्शन फोर्स की इसके हाथों के और पैरों के बीच में, पेड़ के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसीलिए ऊपर चढ़ पा रही है? यस अब कैसे चढ़ पा रही है ये सारी हम देखेंगे कब। अभी एक 2-3 स्लाइड आएंगी आपके लिए जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम जो चलते हैं उस टाइम पे फ्रिक्शन की क्या इंपोर्टेंस होती है प्रैक्टिकली, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगता है। आप गाड़ी के टायर्स के बीच में फ्रिक्शन, आप किसी बोर्ड पर लिख रहे हो, किसी बोर्ड पे या पेपर पे, किसी पेपर पे आप पेन से या पेंसिल से अगर लिख पा रहे हो तो वो भी फ्रिक्शन की हेल्प से लिख पा रहे हो, क्योंकि पेन, पेपर के और आपके पेन के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही आपका पेन या पेंसिल पेपर पे चल पाता है या फिर दिख पाता है हमें। सेम टू सेम इरेजर, जब बचपन में हम मिटाते थे ना चीजों को, जैसे हमारा पेंसिल से लिखते हैं गलत हो गया, उसको इरेजर से मिटाते थे, याद है? यस इरेजर थोड़ा सा घिस जाता था पेपर पे, तो वो भी किसकी हेल्प से होता था? फ्रिक्शन की हेल्प से। जैसे आप इस वाले बंदे को देख रहे हो जो ड्रिल कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, ये जब ड्रिल कर रहा है, ये ट्विस्टेड रॉड होती है, एक ट्विस्टेड रॉड जिसको हम ड्रिल बिट बोलते हैं, ड्रिल बिट बोलते हैं। आपने शायद देखी भी होगी कभी कि आगे से ट्विस्टेड होती है, उसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं, तो वो मिट्टी को बाहर लाके फेंकते हैं, मिट्टी को ग्रुप्स की हेल्प से मिट्टी को बाहर लाके, ये भी फ्रिक्शन की हेल्प से होता है। और जैसे आप लास्ट में बंदे को देख रहे होगे कि पुराने टाइम पे जब मतलब हम लोग इतना एडवांस नहीं थे, तो आग कैसे जलाते थे? पत्थर को पत्थर से घिस के, पत्थर को पत्थर से घिस के। आप कभी भी देखोगे कि रात के टाइम पे आप कभी पहाड़ी इलाके में खड़े हुए जहां पे बहुत सारे पत्थर हैं, अब एक पत्थर उठा के मारो, पत्थरों में काफी सारे पत्थरों वहां पे मारो तो आपको एक चिंगारी दिखेगी, दिखती है चिंगारी? कभी देखा है आप लोगों ने? यस तो वो चिंगारी किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होती है, क्योंकि दो पत्थरों के बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और वो हीट आपको एज अ स्पार्क की फॉर्म में दिखती है। समझ में आ रहा है फ्रिक्शन? यस कहां पे हम डेली लाइफ में देखते हैं फ्रिक्शन को? सिमिलरली आप जैसे डॉक्टर्स हैं, तो आपकी डॉक्टर्स की लैंग्वेज में आपको बताऊं कि ये आपका रहा इंजन के बीच में, जैसे आप पिस्टन सिलेंडर हैं, गाड़ी के अंदर की बात है, जो आप देखो कि ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस या मोबिल ऑयल, कैस्ट्रॉल एक्टिव का ऐड देखा होगा आपने टीवी में, कैस्ट्रॉल एक्टिव, कैस्ट्रॉल एक्टिव सुना है? यस बाइक में मोबिल ऑयल डलता है, ऑयल डलता है, कुछ पेट्रोल नहीं, ऑयल भी डलता है, जो कि एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है भाई? लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? फ्रिक्शन सर फ्रिक्शन डिक्रीज हाँ, करना फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। वो क्या करता है? जहां पे रिलेटिव मोशन हो रही होती है उनके बीच में हम लुब्रिकेंट को फिल कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? लुब्रिकेंट की एक लेयर बन जाती है, जिससे कि दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते, जिससे कि एक लेयर की वजह से फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आप अपनी अपनी मेडिकल लैंग्वेज में देखोगे तो आपको ये पैर की हड्डी दिख रही होंगी, ये मान लो 1 है, ऊपर वाली 1 मान लेते हैं, नीचे वाली 2 मान लेते हैं। आप देखोगे 1 वाली, ऊपर वाली जो हड्डी है वो इस वाले पॉइंट पे कांटेक्ट है, ये जो साइड है इसकी, ये जो साइड है कांटेक्ट में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो इस यहाँ पे जो कांटेक्ट में आ रही है, तो क्या इस जगह पे फ्रिक्शन फोर्स होगा? होगा कि नहीं? तो आपकी हड्डियों में इस बीच पे हमारे गॉड गिफ्टेड एक सिनोवियल फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड क्या करता है? आपके इन दोनों हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन को
रिड्यूस करता है, क्योंकि इस बीच में सिनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। आपको याद आपने सुना होगा शायद कि जो दादाजी होते हैं 50-60 प्लस एज के हो जाते हैं, उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, होता है ना? यस Yes, सर। sir. तो उनकी बॉडी में इसी फ्लूइड की कमी हो जाती है। ये फ्लूइड कम हो जाता है तो हमारे जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। जैसे ही वो उठते हैं या बैठते हैं, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगने लगता है, जिसकी वजह से उनको पेन फील होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. लुब्रिकेंट का कंसेप्ट समझ में आया कि लुब्रिकेंट क्या करता है? यस सर। Yes. ये एग्जांपल सिर्फ आप लोगों की वजह से डाला गया है, क्योंकि आपको ये एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो। क्लियर है? यस सर। Yes. अब देखो, फ्रिक्शन को दो तरीके से देखा जाता है, एक मैक्रोस्कोपिक व्यू, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रो मतलब जो अपनी नेकड आंखों से दिख सके, बड़ा बड़ा, या फिर बोल सकते हैं बड़ा बड़ा, मतलब अपनी नेकड आंखों से दिख सके। और माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ये क्या है? माइक्रोस्कोप है। कैसा लिख रहा है पेंट है, वैसा अजीब सा क्यों लिख रहा है? पता नहीं, अजीब ही लिख रहा है। ये वाला क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब है आप बहुत ही छोटे लेवल पर देख रहे हो, और मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पर चीजों को देख रहे हो। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टडी और माइक्रोस्कोपिक स्टडी फिजिकल वाले। यस सर। Yes, sir. वही वाला कंसेप्ट है, सेम टू सेम वही वाला कंसेप्ट है। अब हम मेन कंसेप्ट पे आते हैं। मेन कंसेप्ट है हमारा क्या? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोप में एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो दो सरफेस कांटेक्ट में है, दो सरफेस आपके कांटेक्ट में, हमें आंखों से लगता है कि हमारा जो हमारे हाथ हैं, आप अपने हाथ को देखोगे आपको वैसे लग रहा होगा कि अपनी आंखों से आपका हाथ परफेक्टली स्मूथ है, मतलब परफेक्टली तो नहीं है, फिर भी थोड़े थोड़े रफनेस दिखेगी आपको अपने हाथों पर। या फिर अपने हाथ को दीवार पर रगड़ो, दीवार पर रगड़ोगे आप, तो आपको फील होगा कि हमारी दीवार में भी रफ, ज्यादा स्मूथ नहीं है, कुछ रफनेस तो है कि नहीं? कुछ रफनेस यस सर। Yes. तो आप देखोगे एक्चुअली में जो सरफेस होता है वो कैसे होता है, इस टाइप का सरफेस होता है, इस टाइप का, मतलब थोड़ा ऊंचा नीचा एक्चुअली में ऐसे होता है। तो इन दोनों सरफेस, मान लो ये कोई अपर सरफेस था, ये वाला सरफेस था, इस वाले एरिया को हमने जूम किया, इस वाले को थोड़ा सा इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट का है और थोड़ा सा ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का है। तो इन दोनों, जैसे यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स लगने लग जाता है। इन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यस फोर्स सर। दो सरफेसेस के बीच में जो एटम्स कांटेक्ट होने वाले होते हैं उनके बीच में लगता है। जैसे ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, मान लो 1 है, ये 2 है, तो इन यहाँ पे कुछ एटम्स होंगे, यहाँ पे सरफेस पे, और कुछ इस सरफेस पे एटम, कुछ इस सरफेस पे। तो जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ऐसा तभी होगा जब रेस्ट में होगा। रेस्ट में होगा तो क्या इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम आगे चल के बोलेंगे क्या? कोल्ड वेल्डिंग। क्या बोलेंगे? कोल्ड वेल्डिंग। तो हमारा एक तो व्यू था कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स इस कोल्ड वेल्डिंग की वजह से होता है। एक तो हमारा रीजन ये था कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके एटम के और जिस ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ है उनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से फ्रिक्शन फोर्स आता है। ये थोड़ी सी एडवांस थ्योरी है, थोड़ी सी एडवांस है। ये क्लियर हुआ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाला कंसेप्ट? यस सर। और Yes, एक sir. और चीज आई उसके बाद में, एक और चीज आई माइक्रोस्कोपिक स्टडी में ही, कि एक इंटरलॉकिंग भी होता है। भाई मान लो दो सरफेसेस हैं, मान लो दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला सरफेस की रफनेस दिख रही है। जैसे आपको थोड़ा सा बाहर दिखाता हूँ बड़ा करके, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये उसकी रफनेस थी। ये मान लो ग्राउंड है, आपकी ग्राउंड है, चलो ये आपकी ग्राउंड हो गई, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो उसकी रफनेस कुछ ऐसी है,
ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके सरफेस की रफनेस कुछ ऐसी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आप ये बताओ कि जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या वो नीचे वाले सरफेस के इंटरलॉकिंग है? देखो जैसे आपको ये दिख रहे हैं, मेरी दोनों उंगलियां दिख रही हैं, यस सर। उंगलियां दिख रही हैं, जैसे कि ये जो मेरी उंगलियां हैं, मेरी उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई हैं कि नहीं? यस Yes, सर। sir. इस टाइप का ये होता क्या है, दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ कर्वी वो सरफेसेस होते हैं, ऊंचे नीचे सरफेसेस होते हैं, तो वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, वो एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो जैसे ही मैं इस हाथ को आगे की तरफ मूव कराना चाहूंगा, तो क्या ये नीचे वाला हाथ रोकेगा ऊपर वाले को? यस रोकेगा कि सर। नहीं? तो किसकी वजह से? इंटरलॉकिंग की वजह से। किसकी वजह से? इंटरलॉकिंग की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक और उसमें काइनेमेटिक में, दोनों में क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है, दोनों में ही इंटरलॉकिंग होता है। लेकिन कोल्ड वेल्डिंग ओनली किसमें होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपके काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम ये चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपके काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। लेकिन आपको अभी इंटरलॉकिंग वाला कंसेप्ट समझ में आया कि जैसे मेरे Yes, दोनों sir. हाथ, Yes, मेरे sir. मैंने ये दोनों हाथ कांटेक्ट में रखे, एक्चुअल में इन दोनों हाथों के बीच में क्या हो रहा होगा? दोनों हाथों के बीच में ये हो रहा होगा कि नीचे वाले हाथ का ऐसा कुछ सरफेस होगा, ऐसा कुछ सरफेस होगा ऐसा, और ऊपर वाले हाथ का भी ऐसा कुछ सरफेस होगा। तो दोनों हाथों के बीच में जो इरेगुलरिटीज थी, ऊंचे नीची जगह थी, वो एक दूसरे में फंस गई, एक दूसरे में फंस गई। तो जब मैं इस ऊपर वाले हाथ को आगे की तरफ मूव कराऊंगा ऐसे, तो वो अपोज करेगी, जो नीचे वाले की जो ऊंची नीची जगह थी वो अपोज करेगी ऊपर वाले को आगे जाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इंटरलॉकिंग होगी भाई। और अच्छा एक बात हो, जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, क्या फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा? Yes, sir. है? Yes, क्या sir. क्या इंटरलॉकिंग रफनेस पे डिपेंड करती है? सरफेस अगर ज्यादा रफ होगा, क्या उसमें इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी? Yes, sir. इसका Yes, sir. मतलब रफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। Yes, sir. भाई रफ सरफेस पे मान लो एक ईंट हमने ली, कोई ईंट पकड़ो आप, ईंट को रस्सी से बांधा आपने, ठीक है, उसी रस्सी से उस ईंट को आप पकड़ के रोड पे दौड़ा रहे हो, पहले रोड पे आपने खींचा उसी रस्सी से, सेम ईंट है, रस्सी से दौड़ रोड पे खींचा, मान लो आपको लगा 10 न्यूटन फोर्स उस ईंट को खींचने में, और उसी ईंट को आप घर में लेके गए, अपने टाइल्स के ऊपर आराम से रखा, टाइल नहीं टूटना चाहिए, नहीं आपके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मम्मी आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेंगी अपने थप्पड़ों का, इसलिए ऐसा नहीं करना कि टाइल वाइल टूट जाए, आराम से रखो, फिर उस ईंट को उसी रस्सी से खींचो। आप दोनों में से किस टाइम, किस मतलब जब आप रोड पे खींच रहे थे तब आपको 10 न्यूटन फोर्स चाहिए था, क्या टाइल पे खींचोगे तब भी आपको 10 न्यूटन फोर्स चाहिए? No, sir. Less than 10 Newton. लेस देन 10 न्यूटन, एग्जैक्टली आपको लेस देन 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने माइंड में रखा कि भाई टाइल का जो सरफेस है वो हमारा रोड के सरफेस से चिकना है, अगर रोड के सरफेस से चिकना है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा तो हमें अपोज कम करना पड़ेगा, हमारा अपोजिशन वाला कमजोर है तो आराम से खींच लेंगे हम। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, क्लियर है? इतना इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. yes, sir. ओके देन अब हम आते हैं माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोपिक व्यू एक्चुअली में कोल्ड वेल्डिंग वाला जो कंसेप्ट अभी मैंने बताया था ना, ये वही वाला चीज है कि जैसे दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, जैसे मान लो ये वाला सरफेस कांटेक्ट में, तो ऐसे एक्चुअली होता क्या था, इस टाइप का, ये बहुत ज्यादा माइक्रोमीटर से जूम करके दिखाया है आपको, एक्चुअली में इस टाइप का होता है। तो ये जो सरफेस है, जैसे ये वाला कांटेक्ट हुआ, ये वाला किसी से कांटेक्ट होगा, ऊपर वाला कोई सरफेस है, तो इनके बीच में कोल्ड वेल्डिंग होती है। कोल्ड वेल्डिंग होती क्यों है, ये भी चीज बताता हूं मैं आपको, इसका भी फील लो अच्छे से। देखो मान लो आपका, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं सरफेस को, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। अभी आपने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा, ऐसे करके, ठीक है, ये इसके कुछ
कुछ पॉइंट ही कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसके कुछ पॉइंट ही कांटेक्ट में आ रहे हैं। एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया। मान लो ये पॉइंट कांटेक्ट में आए। अच्छा एक बात बताओ, जब पॉइंट कांटेक्ट में आ रहे हैं तब ज्यादा प्रेशर लगेगा या फिर पूरा सरफेस कांटेक्ट में आता तब ज्यादा प्रेशर लगता? सर जब पॉइंट आएंगे। हाँ, पॉइंट कांटेक्ट में आएंगे तब ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा। जब कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा तो आपका रिजल्ट प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो आपको अगर प्रैक्टिकली ये भी चीज देखनी भी है तो आप एक काम करना, कोई पाउच लेना सुपारी का या फिर प्लास्टिक का होना चाहिए, प्लास्टिक का पाउच होना चाहिए पॉलिथीन का। उसको क्या करो, एक ईंटे पे, नीचे ईंटे पे रखो, ऊपर से एक ईंटे से ठोको थोड़ा सा, जहां पे फटा हुआ है पाउच वहां पे ठोको। आप देखोगे वहां पे बेल्डिंग टाइप की हो जाती, दोनों पाउच, दोनों साइड से पाउच जुड़ जाता है। जुड़ जाता है कि नहीं? आप देखना, आप घर पे करके देख सकते हो। आप कल ही मॉर्निंग में करके देख लेना, अगर ना जुड़े तो मुझे बताना फिर कि सर नहीं जुड़ा था। लेकिन दिख जाएगा आपको बाहर से, ऐसा नहीं जुड़ेगा जैसे कंपनी से आया था वैसा जुड़ जाए, वैसा नहीं होगा, लेकिन जुड़ जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर जब बढ़ता है ना तो उनके जो एटम्स के बीच में आपने ज्यादा प्रेशर लगा के उनके एटम्स के बीच में कोल्ड वेल्डिंग करवा दी। क्या करवा दी? कोल्ड वेल्डिंग। क्योंकि एरिया अगर कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या फोर्स भी बढ़ जाएगा? यस सर। तो यस सर। उसी प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है? कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है। तो ये कोल्ड वेल्डिंग कब पॉसिबल है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में दोनों चीजें होती हैं, कोल्ड वेल्डिंग और प्लस क्या होता है? इंटरलॉकिंग। दोनों चीजें होती है। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? थोड़ा सा अच्छा लिखूं क्या? जैसे आपको लिखा मिलेगा, आगे आगे चल के अच्छा अच्छा लिखा मिलेगा, डोंट वरी। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? ओनली इंटरलॉकिंग होती है। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन में ओनली इंटरलॉकिंग क्यों होती है? देखो, जब ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, ऑब्जेक्ट जब दौड़ रहा है, किसी मोशन में है, क्या एक एटम को दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाने का टाइम मिल पाएगा? जैसे आप, नो सर। जैसे No, sir. मेरा हाथ इस हाथ के ऊपर दौड़ रहा है, चल रहा है, तो मेरे इस हाथ के एटम को नीचे वाले हाथ के एटम के बीच में बॉन्ड बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो बॉन्ड बन नहीं पाएगा। इसीलिए जो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वो एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन के कम होता है। समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. अब हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? when there is only tendency to of relative motion between surface and there is no relative motion। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट आपका एट रेस्ट पे हो। ऑब्जेक्ट किस पे हो? आपका रेस्ट पे हो, तभी आपका क्या करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तब कौन सा फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या फिर देखो ऐसा नहीं है कि ये मेरा ये कैलकुलेटर है, मेरे हाथ पे रखा हुआ है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तब फोर्स नहीं लगेगा। रेस्ट इन द सेंस की रेस्ट पे है लेकिन इस पे कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मोशन में आने का ट्राई कर रहा है। रेस्ट पे है लेकिन try to be in rest but try to be in motion। रेस्ट पे है लेकिन मोशन में आने की कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं छोड़ी उसने मोशन में आने की। समझ में आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जैसे मैंने किसी मान लो यही ले लेता हूं आपके सामने, मान लो ये कैलकुलेटर है, ठीक है, दिख रहा है आपको? यस सर।
अब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, कुछ फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये कैलकुलेटर मूव नहीं कर रहा है। अभी इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। मैंने इतना फोर्स लगाया कि जस्ट मूव करने वाला है, अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट किया, देखो मूव करना स्टार्ट किया, जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया तो अब क्या किया, स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपने हाथ उठा लिए, भाई हम नहीं लगेंगे, हमारा काम खत्म हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आप आओ। जब स्टैटिक फ्रिक्शन हट जाता है ऑब्जेक्ट मोशन में आने की वजह से तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। आप देख रहे हो इधर, देखो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन, जब काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के जो इंटरलॉकिंग है वो पूरी भी नहीं हो पा रही है, ऊपर 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 निकल जा रहा है। ये वाला ब्लॉक देखो, ये वाला, इस वाले केस में यस देखो, सर। निकल रहा यस है। सर। तो यही कंडीशन होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ इतना? स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, कैसे यस सर। लगता है। अब ये हम देखेंगे कल कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली में कब कैसे कितना कितना लगेगा। अभी डेट क्या है आज? 21 को देखेंगे, 21 ऑफ Feb 2023। ओके यस सर। ओके देन अभी क्लोज करते हैं फिर क्लास को।